और खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। राहुल ने कोरोना के हालात को देखते हुए अपनी सारी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। राहुल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राहुल ने सभी राजनेताओं को सलाह देते हुए लिखा कि वो ऐसे हालात में बड़ी जनसभाएं करने का अंजाम सोच लें। इससे पहले राहुल ने इशारों में पीएम के उस बयान पर भी तंज कसा था जिसमें पीएम रैली में बड़ी भीड़ जुटने की बात कर रहे थे। राहुल ने रद्द की पश्चिम बंगाल में सभी रैलियां। तो राहुल गांधी की रैली थी और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है पश्चिम बंगाल से सभी को कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द की रैलियां, सभी नेताओं को रैलियां रद्द करने की सलाह भी दी है उन्होंने। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके राहुल के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से पश्चिम बंगाल में सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित करने का राहुल जी का निर्णय प्रशंसनीय है और देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सच्चे नेताओं के लिए लोगों की सुरक्षा और रैलियों को आयोजित करने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वहीं देश में कोरोना खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। आज बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। शाह ने आज वर्धमान में एक चुनावी रैली और नदिया में एक रोड शो किया। इस दौरान शाह ने टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और लोगों से अपील की कि वो बिना डरे मतदान में हिस्सा लें। शाह ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने पर सोनार बांग्ला देने का वादा किया है। तो 22 तारीख की सुबह 7 बजे वोट देने निकलो। दीदी का कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए ठीक होना चाहिए कि जब गवर्नर साहब को वो इस्तीफा देने जाए तो अपने पैर पर चलकर इस्तीफा देने जाए। 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दो। 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएमआर में बैठक जो है वो कैबिनेट की जारी है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है। सीकर से पीसीसी चीफ डोटासरा जुड़े हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत शाम 5 बजे ओपन रिव्यू बैठक करेंगे। सीएम अशोक गहलोत शाम 7:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जयपुर से आ रही है जहां पर सीएमआर में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है और पीसीसी चीफ डोटासरा भी सीकर से जुड़े हुए हैं। शाम 5 बजे ओपन रिव्यू बैठक होगी और 7:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। तो जिस तरह से कोरोना के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत लगातार गंभीरता इस पर जताते रहे हैं और एक बार फिर से अहम बैठक कैबिनेट की हो रही है। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है। तो कोरोना पर किस तरह से रोक लगाई जाए, किस तरह से ब्रेक लगाया जा सके, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में ये मंथन चल रहा है और आपको बता दें कि शाम 5 बजे ओपन रिव्यू बैठक होगी, उसके बाद 7:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। तो लगातार तमाम उपाय किए जा रहे हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर गहलोत सरकार काफ़ी गंभीर हैं और इसी वजह से बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं और एक बार फिर से कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है।
इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ मेन मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो कोरोना का ही है। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार संक्रमण पसरा रहा है, जो राज्य सरकार के लिए भी चिंता की वजह बनी हुई है और आम लोगों के जीवन को भी जिस तरीके से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव केसेज की संख्या जिस तरीके से बड़े स्तर पर सामने आ रही है और मौतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसे लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सीएम अशोक गहलोत ने इसीलिए आज ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक है, इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, दोनों क्योंकि एक साथ जो है बुलाई गई है। तो अभी ये मीटिंग चल रही है, तकरीबन 12:45 पर ये मीटिंग शुरू हुई थी और ये चर्चा चल रही है। उस बैठक में चर्चा खासतौर से यही की जा रही है कि किस तरीके से आम लोगों के जीवन को बचाए जाने के लिए क्या क्या स्टेप राज्य सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं। जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, कल भी इस तरह की बात सामने आई थी कि विशेषज्ञों ने सुझाव दिए थे कि लॉकडाउन जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो ये संभावित है कि इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाए, साथ ही और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे लोगों का जीवन जो है बचाया जाए और संक्रमण को थामने में मदद मिले। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। कुछ दूसरे विभागों से जुड़े छोटे मोटे बिंदु हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो कोरोना ही है। और इस बैठक के बाद में अभी जब ये कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो जाएगी, उसके बाद में शाम 5 बजे एक और ओपन कोविड रिव्यू बैठक जो है वो रखी गई है। मुख्यमंत्री जो है ओपन संवाद करेंगे और उसके बाद जो है राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। और जो बताया जा रहा है जरूरी निर्णयों में वो यही कि कुछ शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन सकती है, लॉकडाउन लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो फिलहाल जो है वो उसी बात को लेकर मंथन चल रहा है कि जी बिल्कुल दिनेश, इंतजार करना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीसीसी में कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई है। 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा ये कंट्रोल रूम। कोरोना मरीजों परिजनों की मदद के लिए इसकी शुरुआत की गई है। डॉक्टर मुजीब, राधा कृष्ण जहांगीर, जय किशन वर्मा, राजेंद्र मीणा, BM मिश्रा, हवा सिंह बुगालिया, अयूब खान, सुनील आमेरिया और राजेश अत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी प्रताप पुनिया को कंट्रोल रूम का समन्वयक बनाया गया है। सचिव ललित तनुवाल की निगरानी में यह काम कंट्रोल रूम का होगा। तो लगातार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उसी कोशिशों में यहां पर पीसीसी में कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। 3 शिफ्टों में यहां पर काम होगा और कोरोना की मरीजों की किस तरह से मदद की जाए, यहां पर परिजनों की मदद के लिए यहां पर शुरुआत की गई है। और जयपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर विधायक अमीन कागजी को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत ने अमीन कागजी से बात की है। कागजी अभी RUHS में भर्ती हैं। असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ भी मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत से मिलने गए थे असम के विधायक प्रत्याशी मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान भी मौजूद थे। तो अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी आने के बाद आपको बता दें कि किस किस से उन्होंने मुलाकात की थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत से सीएम अशोक गहलोत से बातचीत हुई थी। अमीन कागजी इस वक्त RUHS में भर्ती हैं और इसके अलावा असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ भी मौजूद थे और सीएम अशोक गहलोत से मिलने गए थे असम के विधायक प्रत्याशी मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान भी उस वक्त मौजूद थे। रुक करते अगली खबर का, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कोरोना के भयावह होते हालात के बीच निजी अस्पतालों से भावुक अपील की है। पुनिया ने कहा है कि मरीजों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं, ऐसे में निजी अस्पताल भी मानवता को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पुनिया ने गहलोत सरकार से भी अपील की है कि वो निजी अस्पतालों को बेहतर इलाज के लिए पाबंद करें ताकि कोरोना मरीजों को इधर से उधर भटकना ना पड़े।
अस्पतालों में लगातार निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है, बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी दिखती है, ऑक्सीजन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बहुत पहले हो चुकी थी। अभी भी युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता है पूर्ति करने की। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में जैसे हमारा संसाधन है उसको और ज़्यादा विकसित करने के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल से निजी अस्पताल हैं उनको पाबंद किया जाए, उनकी सेवाएं ली जाएं, क्योंकि ये समय किसी तरीके से लाभ हानिकार व्यवसाय का नहीं है। मुझे लगता है कि मानवता को बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और आज भी दौसा में बाजार पूरी तरह बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पुलिस जगह जगह पॉइंट बनाकर चेकिंग कर रही है। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन गांधी तिराहे पर जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी दौसा में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम दौसा के गांधी तिराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ के बाजार पूरी तरह बंद हैं और जो वाहन चालक आ रहे हैं या फिर जो राहगीर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो सामने आप देख रहे हो, जैसे अभी ये गाड़ी जा रही है, सभी गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये गैस सिलेंडर की गाड़ी है, इसलिए इसको ये आवश्यक सेवाओं में आ रही है। इस बोलेरो को रोका जा रहा है। इस तरह जो भी गाड़ी यहाँ पर आ रही है उस सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, दौसा में इसका व्यापक असर इसलिए देखने को मिल रहा है, जैसे ये किराना की दुकान है। किराना की दुकान आवश्यक सेवाओं में आती है और इसको खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये किराना की दुकान भी बंद है। ऐसे में लोग काफ़ी जागरूक हैं। ज़रूरी दुकान है, आवश्यक दुकान है, वो भी लोगों ने बंद कर रखी हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो कैसे भी रुके, जो कोविड-19 की जो चैन है वो टूटे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया है और जनता का भी इसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। जनता अपनी स्वेच्छा से बाजार बंद कर रही है, पुलिस को भी किसी प्रकार की मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। और जो लोग आ रहे हैं वो हालांकि ज़्यादातर ज़रूरी काम से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिना ज़रूरी काम से आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और वापस घर भेजा जा रहा है, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर जिले में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के बाजार पूरी तरह से बंद हैं, वहीं सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं। वहीं सड़कों पर कुछ लोगों की ही आवाजाही नजर आ रही है। इसका जायजा लिया सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। मुख्यालय पर वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस के दौरान भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के समूचे बाजार पूर्णतया बंद हैं। सवाई माधोपुर शहर हो या बजरिया हो, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, चौथका बरवाड़ा, बोली, बामनवास, मलारना डूंगर सभी तहसील क्षेत्र के भी समूचे बाजार पूर्णतया बंद रखे गए हैं। बंद से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं की दुकानों को इसमें आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की गई है। और इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का यह मुख्य बाजार है जो पूर्णतया बंद है। सवाई माधोपुर की सभी दुकानें कमोबेश पूरी तरीके से बंद हैं। इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कमोबेश कुछ एक लोग हैं जो अपने आवश्यक काम से सवाई माधोपुर की सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन, एसपी सुधीर चौधरी, इसके अलावा एसडीएम कपिल शर्मा की एक टीम है जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो लोग सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं और लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। सवाई माधोपुर बजरिया में हाल ही में कमल मेडिकल स्टोर को भी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं 3 का तिलिस्म की। जी हां, प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का दावा है कि तीनों सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। पुनिया के दावे का आधार क्या है, इसको लेकर संवाददाता बाबूलाल धायल ने पुनिया से खास बातचीत की। पुनिया ने वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार में नहीं आने, कटारिया के विवादित बयान और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को हुए नुकसान से जुड़े सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं।
सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कल मतदान हो गया। अब नतीजों को लेकर आकलन हो रहे हैं। मेरे साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया मौजूद हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है, क्या तीनों सीटों पर बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जो ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उनका जो फीडबैक है, और कुल मिलाकर जनता के सामने सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, उसके भरोसे और विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आप ही के पूर्व सहयोगी थे हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। क्या वो वोट कटवा साबित होगी या लगता है कि वो बीजेपी को नुकसान कर रही है? देखिए, हम तीसरे दल से किसी तरीके से लाभ हानि का हम आकलन करते नहीं हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने तौर पर बहुत पहले से ही ज़मीनी तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट तो वही है। रही बात, चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, उनको लोग किस बात पर मतदान करेंगे देखने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी तीसरे पक्ष से कोई फर्क पड़ेगा। सतीश पूनिया जी का दावा क्या है? आपका एक एक बूथ पर जो मैनेजमेंट होता है वो गजब का होता है। बीजेपी का हमेशा कार्यकर्ता जान लगा करके और वोट डलवाता है। तो ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आई? क्या वास्तव में जो रिपोर्ट है वो आपको उत्साहित करने वाली है? नहीं, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, पहली बात कि मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, चुनाव या युद्ध, इसमें हम लोग पूरी मजबूती से और शिद्दत से लड़ते हैं। परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने नीचे बहुत व्यवस्थित तरीके से परिश्रम किया है। जैसे आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट, और 2-2, 3-3 महीने से पार्टी के विस्तारक, नेता, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने पूरा समय दे के वहाँ जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। इसलिए परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके परिश्रम के प्रति मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने सरकार को पानी पिला दिया, सरकार को पसीना ला दिया। जिस तरीके से सरकार मशीनरी लगी हुई थी, मैं बार बार कहता हूं कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कहीं दिखता नहीं था। हम चुनाव लड़े थे सरकारी मशीनरी के खिलाफ। कटारिया साहब बेहद भावुक नेता हैं, उनकी जबान फिसली और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या इस चुनाव में उनका इस बात का कोई असर पड़ता दिखता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने, उनकी जो एक अंदाज है, बाकी वो खुद मेवाड़ से आते हैं, महाराणा प्रताप साहब का वो पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा जीवन इस तरीके के संस्थानों के उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, विकास के लिए लगा है। तो वो व्यक्ति ऐसे महापुरुषों का अपमान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने जब इतने बड़े स्तर के नेता प्रतिपक्ष ने 2 बार माफ़ी मांग ली, खेद प्रकट कर दिया, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रकरण खत्म हो गया। सर, आखिर में वसुंधरा जी इस चुनाव में क्यों नहीं आई प्रचार करने के लिए? लोग जानना चाहते हैं। उनको बुलावा भेजा था, कुछ व्यक्तिगत कारण थे या किस तरह से उनका आना या नहीं आना हुआ? वसुंधरा जी की अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं था, उनके व्यक्तिगत कारण थे, वो पार्टी को बता चुकी थी। 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया है, जिसका नतीजा अब 2 मई को आएगा। लिहाजा अब तमाम भागदौड़ के बाद प्रत्याशी भी चैन की सांस ले रहे हैं। राजसमंद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा केलवा में अपने आवास पर परिजनों के साथ समय बिताते नजर आए। इस दौरान तनसुख बोहरा मीडिया से रूबरू हुए और मतदान के लिए राजसमंद की जनता का धन्यवाद किया। विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को और मेरे प्रेरणा स्रोत सभी बुजुर्गों, महिला, युवा साथी सभी को हाथ जोड़ के मैं वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि दिल खोल के वोटिंग की, मतदान किया और कांग्रेस की तरफ मतदान करके एक रुझान बनाया और एक ऐसी आशा है कि कांग्रेस भारी मतों से विजय होने वाली है। खबर कोरोना में रंगोली की करते हैं। जी हां, दौसा जिले के सराय में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान युवाओं के द्वारा लोगों को रंगोली सजाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सिकराय कस्बे में जगह जगह रंगोली सजाई गई है और इस रंगोली के माध्यम से कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया गया है। रंगोलियों के माध्यम से अनेक संदेश सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर लोग जागरूक हो रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही जरूरी है और ये सब कुछ हो सकता है जागरूकता से। सिकराय में सजाई गई इस रंगोली में कोरोना शब्द को 2 अलग अलग रूपों में बताकर कोविड से बचने का संदेश दिया गया है। सिकराय की सड़कों पर सजाई गई रंगोली में लिखा है कि कोई भी
रोड पर ना निकले। यदि लापरवाही बरती तो कोई कोई भी रोने वाला ना नहीं रहेगा। इस तरह से संदेश लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज सिकराय कस्बे में हमने युवा साथियों के साथ कोरोना जागरूकता की रंगोलियां बनाकर संदेश दिया, जिसमें को से कोई भी रो से रोड पर ना से ना निकले, अर्थात कोई रोड पे ना निकले। दूसरा को से कोई, रो से रोने वाला, ना से ना रहेगा, अर्थात कोई रोने वाला नहीं रहेगा। और अगर हमने सबने इसका सख्ती से पालन नहीं किया तो इसका मतलब बदलते देर नहीं लगेगी। गौरव सोमानी नाम से एक शख्स भूख प्यास के तड़पते जानवरों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। वो इनके लिए प्रतिदिन खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के विश्वविख्यात ऐतिहासिक दुर्ग पर करीब 400 बंदर रहते हैं। जब कोरोना काल नहीं था तो पर्यटक इन्हें खाने पीने की चीजें दे जाते थे। जब से कोरोना संकट बढ़ा है, इनके लिए खाने पीने की परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब गौरव इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।